Am I audible? कितना नंबर है, पेज नंबर बताओ। में ये है ना। सारा कर लिया, बाकी इलस्ट्रेशन सारा हो गया। हम्म ओके। और इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सारा इलस्ट्रेशंस प्लीज एक एक करके सॉल्व करो। इफ यू कम अक्रॉस एनी इश्यूज एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस इन आवर क्लास, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक क्वेश्चन इंडिविजुअली डिस्कस करें, इतना टाइम नहीं हो पाता है। सो you try to solve all the illustrations given in the books, at least illustrations तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन पेपर करे ना करे, बुक का इलस्ट्रेशन तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं ना। हाँ, बुक इलस्ट्रेशन सारे सॉल्व करो। कुछ प्रॉब्लम है हम लोग क्लास में थरली डिस्कस करेंगे उसको। ओके तो हम लोगों ने लीफो फीफो मेथड लास्ट क्लास में कर लिया था। आज वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, दो मेथड से, ठीक है। तो अपना कॉलम बन जाएगा डेट क्वांटिटी, डेट देन रिसीट इशू एंड बैलेंस। ठीक है, क्वांटिटी रेट अमाउंट। फर्स्ट फिगर क्या है इसमें, परचेजेस हम लोगों ने किया मार्च में। देखो अभी दो मेथड से करना है, ये हम लोग पहले करें सिंपल एवरेज, फिर करेंगे वेटेड एवरेज। पहले हम लोग परचेज किया है कितना, 100 यूनिट्स एट द रेट 10 ईच अमाउंटिंग टू ₹1000। ये कब किया है, 1 तारीख को, 1 मार्च को, ठीक है। तो ये बैलेंस बचेगा 1 मार्च का, 100 यूनिट सेंड करके 1000, ठीक है। 1 तारीख का स्टोर लेजर क्लोज। अगेन 2 तारीख को हमने क्या किया है, परचेज किया है कितना क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी एट द रेट 10.2, 2040, ठीक है। अभी इसमें सिंपल एवरेज में हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, आप साथ में भी दिखा सकते हो, बट अलग अलग दिखाने से रेट निकालने में इजी होगा, ठीक है। ये 100 क्वांटिटी और 200 क्वांटिटी 10.2 करके 2040, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या क्या इशू किया है, कितना तारीख को, 5 को इशू किया है कितना, 250,
रेट क्या होगा? 10.1। कैसे? ये दोनों रेट को प्लस करेंगे, 10 प्लस 10.2 डिवाइड बाय 2, तो कितना बनेगा? 10.1। ओके, अमाउंट 2525। अभी कितना क्वांटिटी बचा है हमारे पास? 50 क्वांटिटी। कितना रेट होगा? 10.1। जो एवरेज रेट प्रीवियस स्टेप का था वो रेट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बुक में क्या है? कैसे आएगा? उतना ही आएगा? नहीं आ रहा है? तो एक काम करो, ये बैलेंसिंग अमाउंट देखो, अमाउंट तो पहले मैच करवाना पड़ेगा। ठीक है, जितना का तुम्हारा स्टॉक वैल्यू था, एक लॉजिकली सोचो यहाँ पे, जितना तुम्हारा स्टॉक वैल्यू था, जितना तुमने इशू किया है, बैलेंस तो मैच करना पड़ेगा ना। क्या 10.10 करने से बैलेंस मैच कर रहा है? Sorry. सॉरी, थोड़ा गला खराब है। सो आप अगर 10.10 करके वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है एक बार मुझे बताओ? 505 इतना आ रहा है। क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है? बिकॉज ये जो जो इसका वैल्यू कितना है? 3040। आपने इशू किया 2525 का, कितना बैलेंस बचना चाहिए? 515 बचना चाहिए, लेकिन ये रेट अप्लाई करने से क्या क्यों कितना आ रहा है? 505। इसका मतलब ये सिंपल एवरेज में ये डिस्टिंक्शन है। ठीक है, बैलेंस रेट नहीं लिखना है। जी, कितना आ रहा है बैलेंस? 515। तो मैंने जो बताया था शायद लास्ट क्लास में गलत बताया था, है ना? और एक इसमें एक अंडरलाइन वो होता है कि लॉजिक होता है, ये जो 50 क्वांटिटी बचा है उसका रेट क्या कंसीडर करेंगे? नहीं, हम लोग इसमें फीफो कंसीडर करते हैं। हाँ, तो ये जो स्टॉक बचा है ये आउट ऑफ 200 बचा है। ठीक है,
में कुछ डाउट है? तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज होता है? फीफो। सिंपल एवरेज में फीफो लॉजिक यूज होता है, ठीक है। फीफो में क्या करते थे हम लोग, जो इशू का रेट है सिर्फ लास्ट वाला का ले लेते हैं, है ना। इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, रेट सिर्फ इशू का रेट जो है एवरेज कर ले रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर समझ आएगा ज़्यादा बेटर। 7 तारीख को वापस से हमने क्या किया, परचेजेस किया। कितना क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी एट द रेट 10.5, 2100, ठीक है। तो 50 और इधर 200, इसका रेट मुझे पता है कितना, 10.5। यहाँ बना 200, यहाँ 515, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 10th को परचेजेस हुआ, 10th को परचेज हुआ कितना, 300 क्वांटिटी एट द रेट 10.8, 3240, ठीक है। अभी स्टॉक बचा 50, 200 एंड 300। टू 40, ठीक है। प्रॉब्लम अभी आएगा इशू में। इशू हमने 13th को किया, कितना क्वांटिटी इशू किया है, 200 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी इशू किया है, ठीक है। नाउ टेल मी, अभी रेट कौन सा लेंगे, हमें पता है कि एवरेज रेट लेना है। एवरेज रेट किसका लेंगे, कौन सा तीनों का, ये 50 का, 200 का एंड 300 का। 50 का रेट क्या है, 10.2, लेकिन हमने ब्लैंक क्यों रखा है, 10.2 क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, ब्लैंक क्यों रखा है, लिखने से ये वाला वैल्यू गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए नहीं लिखा। ये 50 यहाँ पे लिखने से बैलेंसिंग फिगर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 क्वांटिटी, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू कैन डू इन द एग्जामिनेशन इज दैट यू कैन राइट, पेंसिल से थोड़ा ब्रैकेट में एक रेट लिख के रख देना ताकि रेफरेंस के लिए इजी हो, है ना। बाद में मिटा देना रबर से, इरेजर से, बट इनिशियली एक रेट लिख देना कि ये 50 क्वांटिटी का रेट क्या है, क्योंकि बाकी का तो मुझे पता है, ठीक है। अभी 200 जो मैं इशू किया, कहाँ से इशू करूंगा, ये आउट ऑफ दिस 50 एंड आउट ऑफ दिस 200। तो कितना रेट इम्पैक्ट हो रहा है, 2 रेट इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। दो रेट इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन मेरे स्टॉक में कितना आइटम्स है, 3। तो एवरेज क्या 2 का लेना पड़ेगा या 3 का लेना पड़ेगा, जितना आपका स्टॉक में है, जितना अवेलेबल स्टॉक है इशू में, हमेशा पूरा का लेना है, ठीक है, अंडरस्टूड। जितना स्टॉक में अवेलेबल आइटम्स है, ऑल्दो फीफो लॉजिक यूज करेंगे ओनली टू डिटरमाइन द क्लोजिंग स्टॉक का रेट। अदरवाइज जो प्राइस निकालेंगे, इशू प्राइस निकालेंगे, वो अवेलेबल स्टॉक में जितना भी रेट्स अवेलेबल है, चाहे वो उससे आप इशू करो ना करो, ठीक है। कितना रेट्स अवेलेबल है, 3 कैटेगरी है ना, 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा, 10.5। कितना आएगा, 2100। अभी स्टॉक कितना बचा है, 250 बचा है ना, 350 स्टॉक्स बचे हैं। रेट अमाउंट बताओ कितना होगा, $3755। क्या यहाँ पे रेट लिखेंगे, नहीं। नाउ टेल मी, ये 350 में कितना रेट्स इन्वॉल्व है,
दो है, कौन सा, एक 10.5 और एक 10.8। 10.8 का पूरा 300 और 10.5 वाला का 50, इन अ वे यू कैन से, है ना। वापस से इशू है क्या नेक्स्ट? हाँ 18th को अगेन इशू किया है हमने। कितना इशू किया है? 200 क्वांटिटी। 18th को अगेन 200 क्वांटिटी इशू किया। अभी एवरेज क्या होगा? हमारे पास दो ही रेट अवेलेबल है, क्या 10.5 एंड 10.8 डिवाइडेड बाय 2, 10.65, 2130। अभी कितना क्वांटिटी बचेगा? 150, ठीक है। एंड अमाउंट कितना होगा? दिस माइनस दिस करो, 1625। ऑल्दो द नेम इज सिंपल बट इट इज नॉट सिंपल, है ना। बाकी मेथड से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी 150 में कौन सा रेट इन्वॉल्व है? एक ही रेट, कौन सा? 10.8 वाला इन्वॉल्व है। 20th को हमने वापस से परचेज किया है 100 यूनिट एट द रेट 1100। आप ये एक साथ में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। टोटल में भी यू कैन राइट, ठीक है। ये जो बैलेंस लिख रहे हैं ना, आप टोटल में भी विदाउट राइटिंग द रेट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। 25 को वापस हम लोगों ने इशू किया है। कितना क्वांटिटी? 150 क्वांटिटी। रेट क्या होगा? समवन फ्रॉम ऑनलाइन प्लीज टेल मी द आंसर। कितना होगा इसमें रेट? ये रेट कितना होगा? एनीवन? $10.9। एनीवन एल्स? बुक देख के तो खैर, बुक देख के तो नहीं बोल रहे हो? कौन सा? हाँ दिखाना पड़ेगा ना, फिर पता कैसे चलेगा तुमने तुक्का मारा है या कैलकुलेट करके लिखा है? तो किसी का दूसरा का कॉपी से तो देख के तो नोट कर सकते हो ना। जस्ट अ सेकंड सर। टेन पॉइंट एट प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। ये जो 150 का रेट 10.8 था और 100 का 11 था, तो एवरेज कितना आ रहा है? 10.9, ठीक है। 10.8 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। अमाउंट कितना है इसका बताओ फटाफट। 1635। 100 क्वांटिटी बचेगा और अमाउंट कितना होगा? बैलेंसिंग फिगर कितना है? 1090। ओके, तो सिंपल में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, जो भी अवेलेबल रेट्स है उसका एवरेज ले लिया। इसमें तो कुछ इशू नहीं था, दो ही रेट अवेलेबल था, सो वी टुक द एवरेज। बट सब्सिक्वेंटली जब हमने यहाँ पे एवरेज करना चाहा, यहाँ पे रेट लेना चाहा, तब हमने देखा कि हमारे पास 3 कैटेगरीज है, ठीक है। एक जो है एवरेज रेट का बैलेंसिंग फिगर, जिसका रेट मुझे पता है बट वैसे मैं लूंगा नहीं वो रेट, ठीक है। और दो नया जो परचेजेस किया उसका रेट अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसका इशू प्राइस निकालेंगे?
ये दोनों तो लेंगे ही लेंगे, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि अवेलेबल है स्टॉक में। ऐसा नहीं है कि आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो तो क्योंकि 200 आउट ऑफ दिस टू ओनली कंज्यूम हो जा रहा है, सिर्फ दो का ही रेट लोगे। सिंपल एवरेज में ऑल द अवेलेबल क्वांटिटीज जो कि आपका स्टॉक में है उसका रेट लेना है। ओके, तो यहाँ पे तीन क्योंकि रेट्स अवेलेबल था, तीनों का एवरेज लेना है। नाउ क्वेश्चन इज 50 का क्या रेट लेना है। तो 50 का रेट निकालने के लिए हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो पहले वाला रेट है वो पहले इशू हो जाएगा, ये जो 100 क्वांटिटी वो पहले इशू हो जाएगा। तो आउट जब हमने 250 इशू किया है तो 100 क्वांटिटी ऑलरेडी निकल गया, तो ये रिमेनिंग जो 50 बचा आउट ऑफ दिस 200 क्वांटिटी बचा है। ठीक है, तो 200 क्वांटिटी का रेट क्या है 10.2। सो मेरे पास तीन रेट हो गया 10.2, 10.5 एंड 10.8। तो उसका एवरेज मैंने निकाल के यहाँ पे 10.5 निकाल लिया। ठीक है, नाउ 65 होगा ना, 65 होगा, 10.65 होगा। नाउ इन द नेक्स्ट केस जब हमने वापस से 200 क्वांटिटी इशू किया है तब हमने देखा कि ये 50 का तो ऑलरेडी यहाँ से आउट हो गया, तो बाकी मेरा दो ही कैटेगरी बचा, एक ये कैटेगरी 10.5 वाला कैटेगरी एंड 10.8 वाला कैटेगरी। तो जब ये 200 इशू किया मैंने तो ये दोनों का एवरेज मैंने ले लिया। ठीक है, जो कि है 10.65 और क्वांटिटी रिमेनिंग क्वांटिटी बचा 150। ठीक है, ना अगेन परचेज किया मैंने 100 एट द रेट 11। तो मेरे पास दो कैटेगरी है, एक 150 एंड 100। 100 वाला का तो रेट पता है, बट 150 का रेट कौन सा होगा, ये जो आपका लास्ट वाला आउट ऑफ दिस ही बचा है ना, है ना। तो ये दोनों प्राइस का एवरेज ले लेंगे हम लोग, 11 और 10.8। ठीक है, उससे इशू प्राइस मिल जाएगा। और एक तरीका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, ज़्यादा रेट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। जिसका रेट मुझे नहीं पता है 150 फॉर एग्जांपल इन दिस केस, ठीक है, क्या इसमें कवर हो रहा है, तो एक ही रेट लेना है। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे कितना बचा है 300, क्या इसमें कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें भी जा रहा है ना, तो दो का रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग डिसाइड कर सकते हो, अब या तो आप ब्रैकेट में लिखते जाओ। तीनों का सम करके मतलब टोटल क्वांटिटी, वो वेटेड एवरेज मेथड है। इसमें हम लोग रेट का एवरेज ले रहे हैं, ये सारे जो ले रहे हैं ना रेट का एवरेज ले रहे हैं। वहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड अभी हम लोग करेंगे, वहाँ पे हम लोग रेट, ये यहाँ पे दिस डिवाइड बाई दिस करके वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो एवरेज रेट का एवरेज नहीं रहेगा ना, वो तो वेटेड एवरेज हो जाएगा, वो वेटेड एवरेज हो जाएगा, वो वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज का मिक्स हो जाएगा वो। हम्म हम्म हम्म, हाँ हम्म हाँ हम्म 200 इशू हुआ है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सिंपल वाला अंडरस्टूड। सिंपल वाला सिंपल नहीं है, सिंपल वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मूव कैसे, सिंपल इज नॉट सिंपल आफ्टर ऑल। चलो वापस स्क्रीनशॉट ले लेते इसका, इसको ही हम लोग अभी वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज बहुत ही इजी है और मोस्टली वाइडली यूज्ड है, वाइडली यूज्ड है मतलब प्रैक्टिकली वाइडली यूज होता है ये मेथड, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्रीज में स्टॉक जैसे आ रहा है निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है, आप ट्रैक नहीं कर सकते हो कि कौन सा लॉट का है, फर्स्ट लॉट का है, सेकंड लॉट का है। तो जैसे स्टॉक आया सारा एक साथ में मिक्स कर दिया,
तो उसमें वेटेड एवरेज ही काम में आता है. ओके. तो डेट, रिसिट, इशू एंड बैलेंस. ओके. इसमें पहले हम लोगों ने परचेज किया 1 तारीख को 100 क्वांटिटी 10 करके 1000. नेक्स्ट 2 तारीख को हमने परचेज किया है 200 क्वांटिटी @10.2. कितना आएगा 2000. कितना आएगा 2040. अभी यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे वेटेड एवरेज में कैसे लिखना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, टोटल लिखना है आपको. इसका टोटल कितना है क्वांटिटी का 300. ठीक है. और अमाउंट का टोटल कितना है 3040. ये डिवाइड करो कितना आता है 10.13. ये हो गया रेट. ठीक है. अभी जो भी इशू होगा ये वाला रेट से होगा. अभी कितना इशू किया हमने 250 क्वांटिटी. कितना रेट से इशू करूंगा 10.13. कितना आ रहा है 255 कर दो क्या 253. ठीक है. वो 10.133 मार के देखो तो कितना आता है 2533. अभी अगेन हम लोग टोटल में डील करेंगे, रेट में डील नहीं करेंगे. ठीक है. रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है 50. हाँ 10.13 में होगा. जो आपका लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस है उसमें इशू होगा. 507. रेट कितना होगा 10.14. ठीक है. देन 7 तारीख को हमने परचेज किया है 200 क्वांटिटी @10.5. कुछ गलत है क्या कुछ ठीक है. कोई नहीं, आप वो कर देना. एक्चुअल हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इशू एब्सोल्यूट फिगर ले लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें. ठीक है. 200 प्लस 50 250 हो गया. अमाउंट कितना है 2607. परचेज तो जितना प्राइस में परचेज किया वही लिखेंगे. परचेज में कोई भी मेथड फॉलो करो, परचेज में कुछ इशू नहीं है. ठीक है. तो 2607 डिवाइड बाय 25 करने से 250 करने से कितना 10.43. ठीक है. देन समझ आ रहा है सबको. इसके बाद हम लोग 10 तारीख को वापस से परचेज किया है 300 यूनिट्स @10.8. 3240. अमाउंट टोटल बताओ कितना आ रहा है
टोटल क्वांटिटी इज 450 550 5847 रेट $10.63। ठीक है। नेक्स्ट हमने 13 तारीख को इशू किया है, कितना क्वांटिटी 200 एट द रेट 10.63 2126। इसमें क्वांटिटी बचेगा 350 वैल्यू 5847 माइनस 2126 3721। सबको समझ आ रहा है ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है? लास्ट जो जिसका क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था, उससे हमने इशू प्राइस माइनस किया, देन अमाउंट आ गया 3721 10.63। उसके बाद अगेन 18 को इशू किया है, कितना क्वांटिटी 200 क्वांटिटी, कितना कर गया 10.63 2126। ठीक है, 150 क्वांटिटी बचेगा। रेट तो ऑब्वियसली वही होगा, रेट में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज रेट में तभी चेंज आता है जब परचेजेस होता है। कितना 1595। देन अगेन ऑन 20th मार्च हमने परचेज किया 100 क्वांटिटी एट द रेट 11। तो ओह माय गॉड, 100 क्वांटिटी हमने परचेज किया 11 को करके 1100, सो टोटल 250, अमाउंट 2695 रेट 10.78। इसके बाद हमने इशू किया है 25 मार्च को 150 क्वांटिटी एट द रेट 10.78 1617। कितना क्वांटिटी बचेगा 250 माइनस 150 इज 100, 2695 माइनस 1617 1078 डिवाइड बाय 100 इज 10.78। बस कौन सा ज्यादा इजियर है मेथड? वेटेड एवरेज लॉजिकल भी है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? तो एवरेज तो सिंपल में भी लिया था, वेटेड एवरेज में क्या अलग क्या है? इसमें हम लोग सिर्फ रेट का एवरेज नहीं किया है, रेट एंड क्वांटिटी का एवरेज किया है। रेट को हम लोग वेट दिया है, जिसका जितना वेटेज है उस वेटेज का हिसाब से हम लोग एवरेज लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रीवियसली फॉर एग्जांपल हमने इस स्टेज में एवरेज लिया था 10 का और 10.2 का, प्रीवियस वाला क्वेश्चन में, है ना? ऐसा कुछ किया था ना हम लोग, डिवाइड बाय 2 किया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इससे क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 का साथ हमने उसका जो रेलेवेंट क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10.2 का साथ हम लोग उसका जो क्वांटिटी है 200 क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टोटल क्वांटिटी है, कुछ ऐसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेटेज। हाँ नहीं, इसका तो वर्किंग नहीं चाहिए, तो इजीली है, ये डिवाइड कर दो निकल जाता है, इसका कुछ वर्किंग नहीं। ठीक है, एनी डाउट? और कुछ, कोई किसी इलस्ट्रेशन में किसी को डाउट है? रिप्लेसमेंट वाला कौन सा क्वेश्चन बताओ? रिप्लेसमेंट प्राइस में तो कुछ है ही नहीं, जो इशू प्राइस है वो रिप्लेसमेंट प्राइस का हिसाब से लेना है। मतलब कोई पर्टिकुलर डेट में आप इशू कर रहे हो, उस डेट में वो सामान खरीदने का कितना प्राइस बनता, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है।
एक मिनट में क्वेश्चन खोल लेता हूँ रिलेवेंस के लिए। इलस्ट्रेशन कितना? इलस्ट्रेशन 9। सो इलस्ट्रेशन 9 में क्या है, कुछ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इश्यूज दिया हुआ है। सिर्फ इसमें प्राइस, जो इशू प्राइस करना है हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्राइस से करना है, ना कि फीफो लिफो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। यहाँ पे कुछ प्राइजेस मेंशन कर दिया है जो कि है रिप्लेसमेंट प्राइस। ना व्हाट इज रिप्लेसमेंट प्राइस? उस पर्टिकुलर डेट में आप अगर मार्केट से खरीदते हो तो कितना प्राइस आपको पड़ेगा उस चीज़ का, वो प्राइस लेना है, ना कि आपका हिस्टोरिकल प्राइस। हिस्टोरिकल प्राइस मतलब प्राइस विच वी हैव ऑलरेडी इनकर्ड, वो प्राइस नहीं लेना है, हम लोग को रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेना है। हम्म। यहाँ पे कहाँ से कितना बचेगा उसका क्या रेलेवेंस है वो बताओ मुझे। कुछ काम, कुछ यूज है? बैलेंस लिखो ना, अमाउंट अमाउंट ये टोटल अमाउंट माइनस 30 करो तो बैलेंस तुमको मिल गया। क्योंकि देखो हम लोग अलग अलग कैटेगरी क्यों बना रहा था, क्योंकि हमें इशू प्राइस निकालना था, है कि नहीं? इशू प्राइस निकाला था, यहाँ पे तो दिया हुआ है, क्लियर कट दिया हुआ है, इशू प्राइस क्यों निकालना है? टोटल में लिखो। ये रेट का कॉलम इसीलिए बनाया था ताकि हम लोग इशू प्राइस निकाल सके। हाँ, रेट का कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसमें, यहाँ पे रेट डालने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इशू प्राइस ऑलरेडी गिवन है। सेम सेम स्टैंडर्ड प्राइस, इशू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जहाँ पे भी रेट गिवन है वहाँ पे आपको ये रेट मेंटेन करने का ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ बैलेंस, बैलेंस लिखो, जो भी आपका प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस है माइनस आपका इशू जितना मैं किया, और सिंपल बैलेंस लिख दो। हाँ हाँ, टोटल क्वांटिटी एक साथ में लिखो, अलग अलग लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जहाँ पे आपको बेसिकली क्वेश्चन में इशू प्राइस ऑलरेडी गिवन है, उसमें आपको ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना। और किसी में डाउट? फिफ्टीन? हाँ, कौन सा निकालना है? इवेल्युएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें क्या डाउट है? ओके, क्या डाउट है बताओ। मतलब बेसिकली ईओक्यू में आपको क्वांटिटी कितना मिला है? 200। 200 क्वांटिटी आया है, कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 200 क्वांटिटी करके आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका टोटल एनुअल डिमांड कितना है? 200 200 करके कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 40 टाइम्स। अभी देखो यहाँ पे परचेस कॉस्ट आपका कितना करके था, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 400 करके परचेस प्राइस है। ठीक है, ये हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट। 3 कॉस्ट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है ना, परचेस कॉस्ट यहाँ पे 400 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका एनुअल डिमांड है 8000, तो आपका मटेरियल प्राइस मिल गया ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डर प्लेस करना है? 40 ऑर्डर्स। 40 ऑर्डर्स कैसे? 8000 डिवाइडेड बाय जो आपका ईओक्यू क्वांटिटी है। टोटल आपका डिमांड 8000 है, आप 200 200 करके ऑर्डर करोगे, देन 40 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना है? 400। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 200 करने से आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट मतलब मटेरियल प्राइस, आपका टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है? 8000 है ना, और पर यूनिट का मटेरियल प्राइस का पर यूनिट प्राइस क्या है? 400 है। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 400। हाँ ठीक है, पहले ये कर लेते, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया हमारा, देन कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का क्या है? पर एवरेज इन्वेंट्री का ऊपर होता है ना। ना एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? जो भी आपका ऑर्डर क्वांटिटी है, पर ऑर्डर क्वांटिटी है, कितना है पर ऑर्डर क्वांटिटी? 200 है ना। एक बार में आप 200 ऑर्डर्स प्लेस करोगे, उसका हाफ कर दो, 100।
एवरेज मतलब आपका ईओक्यू जो है उसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। याद है हम लोग जो इनिशियली एक टेबल ईओक्यू समझने के लिए एक टेबल बनाया था, एवरेज क्वांटिटी 8000 जब ऑर्डर क्वांटिटी था तब 4000 एवरेज इन्वेंट्री था, याद है। हाँ, तो एवरेज आप जितना ऑर्डर प्लेस करोगे क्या उतना, मतलब एवरेज इन्वेंट्री मतलब एट अ टाइम आपका जो वेयर हाउस है उसमें कितना इन्वेंट्री रहेगा। क्या मैं अगर मान लो 8000 एक बार में ऑर्डर कर दिया, क्या साल भर 8000 ही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंजम्पशन होते होते कम भी होगा ना। तो इसलिए हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कितना वो एक्चुअल एवरेज निकालेगा, हो सकता है दूसरा डिफर भी करे, बट एज अ थंब रूल हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं कि उसका आधा एटलीस्ट साल भर मेंटेन होगा। सिमिलरली अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 है तो एवरेज इन्वेंट्री उसका आधा होगा, ठीक है। सो दिस इज माय एवरेज इन्वेंट्री। नो कैरिंग कॉस्ट कितना कितना होगा, एवरेज इन्वेंट्री से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है 400 आपका मटेरियल प्राइस है, उसका 20% आपका कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। यहाँ पे जो पीरियड लिखा हुआ रहेगा ये पर एनम है, तो ये भी पर एनम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 400 का 20% कितना आ रहा है 80 रुपीज। सो 80 रुपीज से आप मल्टीप्लाई करोगे 100, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट वाला, कितना आपका टोटल कॉस्ट होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, लेकिन हाँ आता ही है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगर प्राइस सेम है तो ऑब्वियसली ईओक्यू इज बेनिफिशियल। हम लोग दूसरा ऑफर में कब जाएंगे, जब डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, तब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि वो डिस्काउंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया है 4%। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने से 4000 नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 4000 करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा 2, 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा 4000 4000। तो उससे क्या होगा, उससे मेरा ये कॉस्ट तो कम होगा क्योंकि डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, लेकिन मेरा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगा क्योंकि 2 ही ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पे कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा था 40, यहाँ पे कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है 2, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुआ। लेकिन आप जब ज्यादा सामान ऑर्डर करोगे तो आपको स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, है ना, तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। वेयर हाउस ज्यादा बड़ा वेयर हाउस चाहिए, उसका रेंटल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। तो इसमें अगेन मटेरियल प्राइस सेम 8000 क्वांटिटी 400 रुपया करके, सिर्फ इसमें एक डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग 2 ऑर्डर, पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 200, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 400, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, आप 4000 करके ऑर्डर कर रहे हो तो एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, उसका हाफ 2000, ठीक है। और और जो कैरिंग कॉस्ट है, क्योंकि आपका मटेरियल प्राइस भी रिड्यूस हो गया, पहले हम लोग 400 का ऊपर 20% लगाया था, अभी 400 मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिस्काउंट अप्लाई करके जितना बनता है उसका ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना है, ठीक है। 400 से आप 4% माइनस करो, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, प्राइस पर या कॉस्ट पर ऑर्डर लिख दो। कैरिंग कॉस्ट में एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, इंटू नहीं, पर यूनिट पर एनम, पर एनम या मतलब जो भी पीरियड गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्टली ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन नहीं होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और क्या गिवन नहीं रहेगा,
कि आपका एवरेज इन्वेंट्री गिवन नहीं रहेगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना है, हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और एक चीज गिवन नहीं रहेगा आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट यूनिट्स में एप्लीकेबल होता है ना, पर यूनिट पर एन वो गिवन, मतलब गिवन दिया हुआ रहेगा, इनडायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, डायरेक्टली नहीं रहेगा। जैसे 20% ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट, ऐसा टाइप का लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है जनरली, ठीक है। एकदम स्पेल्ड आउट नहीं होगा कि इतना ही है। कुछ डाउट है इसमें? तो ये बताओ इसमें कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली जिसका कॉस्ट कम हो। ईओक्यू वाला इसमें कम आ रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ईओक्यू वाला हमेशा कम आए। हो सकता है ये 95% डिस्काउंट ऑफर करेगा, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। ट्राई करो सारा और क्वेश्चंस। और कुछ डाउट है इसमें? फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट। जनरली हम लोग एम्प्लॉयज को दो तरीका से पेमेंट करते हैं। क्या क्या तरीका है? या तो मंथली उन लोग का सैलरी होगा, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। हाँ, मैं एम्प्लॉय कॉस्ट नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। एम्प्लॉयज को हम लोग जनरली दो टाइप से पेमेंट करते हैं। या तो पर यूनिट जितना उन लोगों ने प्रोड्यूस किया, मान लो उस पर कुछ रेट असाइन कर दिया कि आप एक यूनिट प्रोड्यूस करने से मैं आपको 10 रुपया दूंगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और एक तरीका होता है कि आपको आवरली रेट दूंगा, आवरली रेट पर आवर आपको सपोज एक्स अमाउंट दूंगा, ठीक है। ये दो तरीका होता है जिससे हम लोग एम्प्लॉयज को पेमेंट करते हैं। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो करने जा रहे हैं आवरली रेट का हिसाब से, टाइम रेट सिस्टम का हिसाब से, ठीक है। उसमें टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से हम लोग कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे। जो अच्छा एम्प्लॉयज है ऑब्वियसली उन लोगों को इंसेंटिव देना है, ठीक है ना। और जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज है उसको डिस्करेज करना है, ताकि डिस्करेज मतलब मोटिवेट करना है, बट उन लोगों को इन अ वे पनिश भी करना है, क्योंकि अदर दूसरा एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म करे, वो अच्छा नहीं करे। अगर दोनों को सेम सैलरी दिया तो मेरा अच्छा एम्प्लॉय भी क्या करेगा, परफॉर्मेंस कम करवा देगा अपना, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये टाइम रेट करने का पहले हम लोग और एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, जो कि है आपका लेबर टर्नओवर। टर्नओवर है क्या? लेबर टर्नओवर कहाँ है? लेबर टर्नओवर जनरली देखो अलग अलग सेंस में यूज होता है। जनरली टर्नओवर हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है फॉर बिजनेस का पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सेल्स या रेवेन्यू। बट यहाँ पे लेबर का टर्नओवर का बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना कंपनी में, सपोज आप ले ऑफ भी कर रहे हो, आप ले भी रहे हो, तो उसका टर्नओवर क्या है, मतलब कितना आपने लिया, कितना आपसे आपका कंपनी से गया है बाहर, ठीक है। ये क्यों जरूरी है?
कितना आपने मतलब एडिशन किया, कितना रिमूव किया या कितना एग्जिट किया है, जस्ट टू नो कि आपका टूवर्ड्स एम्प्लॉय कॉस्ट। क्योंकि एक अगर एम्प्लॉय आप नया लेते हो उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा उसका ट्रेनिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, एक उसको सिखाने के लिए। ऑन जॉब तो आते ही तो कंप्यूटर में बैठ के काम नहीं करने लग जाएगा, उसको सिखाना पड़ेगा। या आते ही मशीन में तो काम करने नहीं लग जाएगा, उसका पहले आपको एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटरव्यू लेना पड़ेगा या एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा, उसका अलग कॉस्ट, फिर ट्रेनिंग में डालो, फिर ट्रेनिंग में ऑन जॉब ट्रेनिंग करो, फिर वो काम करना स्टार्ट करेगा। और काम करने से भी एक लर्निंग कर्व होता है, अचानक से आके तो एकदम पीक परफॉर्मेंस नहीं देगा, धीरे धीरे वो सीखेगा। तो उसके लिए ये सब जानना जरूरी है कि आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना एग्जिट किया है, उसके अगेंस्ट में आपने कितना लिया है। मैनेजमेंट वो इन्फॉर्मेशन मांगता है जनरली, ठीक है, जस्ट टू नो। और कितना कितना एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव है, ये सब जानने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। एक हो गया एडिशंस मेथड, ठीक है। एक हो गया सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स मेथड, ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन ही ले लेते, बेटर होगा। हाँ, ये इलस्ट्रेशन लेके समझा लेते हैं। एक पर्टिकुलर ईयर में आपका लेबर फोर्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ में था 1900 और एंड ऑफ द मंथ था 2100। और ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट वाइल 40% वे डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब हमने निकाल दिया, और 25% खुद से गया है। और 280 वर्कर्स were engaged, out of which only 30 were appointed in the vacancy created by the number of workers separated on the rest on account of expansion scheme. Calculate the labor turnover by different methods, ठीक है। आ गया, हाँ? सेपरेशन टोटल जो जितना आपका कंपनी से चला गया वो सेपरेशन है। ठीक है, आ गया सारा, सारा आ गया। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालोगे? देखो इसमें सिंपल सा है, चार मेथड है, एडिशन, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स, ठीक है। एडिशन, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स,
4 मेथड है। एडिशंस में हम लोग क्या करेंगे, जितना नया एम्प्लॉयज एडिशन हुआ है उसको डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड। वो पीरियड ईयरली भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अभी नंबर ऑफ एडिशंस इस केस में कितना था, 280 वर्कर्स वेर एंगेज। सो 280 आपका नंबर ऑफ एडिशंस था, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, 1900 ओपन में था और 2100 ईयर एंड में था, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये बन गया एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एडिशंस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये सारे जो टर्नओवर निकाले इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाले, ठीक है, तो 14%। नाउ नंबर ऑफ सेपरेशंस, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 पीपल खुद से गया है, ठीक है, और 40% को हमने डिस्चार्ज किया है, कंपनी ने डिस्चार्ज किया है, ठीक है। सो फॉर अस सेपरेशन किस रीजन से हुआ वो मैटर नहीं करता, सेपरेशन मीन सेपरेशन, ठीक है। हाँ, अभी 25 प्लस 40 नंबर ऑफ सेपरेशंस कितना है, 65, उसको डिवाइड करेंगे अगेन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि है 2000, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.25। नाउ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट क्या होता है कि आपका एग्जिस्टिंग वैकेंसीज जो क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में आपने कितना नया एम्प्लॉय आया है, एग्जिस्टिंग वैकेंसीज में कितना एम्प्लॉय आया है, आपका कितना वैकेंसी क्रिएट हुआ, वैकेंसी कितना क्रिएट हुआ आउट बिकॉज ऑफ सेपरेशन, 65 में से कितना अपॉइंट हुआ है, 30, ठीक है। देखो जनरली अगर पीरियड ब्रॉडर होता है यहाँ पे तो कि मंथ कंसीडर कर रहा है, अगर पीरियड ब्रॉड होता है 6 मंथ्स या 1 ईयर, ये और ये जनरली इक्वल हो जाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपका जितना वैकेंसी है ऑब्वियसली आप फुलफिल तो करोगे लॉन्गर टर्म में, है कि नहीं, क्योंकि ये शॉर्टर टाइम पीरियड है, क्योंकि विद इन अ मंथ का टाइम पीरियड है। 65 जन आपका चला गया, उतना टाइम नहीं मिला मुझे कि वो 65 का 65 वैकेंसीज फुलफिल कर सकूं, तो इसलिए मैंने 30 ही फिल किया है, ठीक है। सो 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द मंथ इनटू 100, अगेन ये वैल्यू आ गया। और फ्लक्स में क्या करेंगे, एडिशन और सेपरेशन का एवरेज ले लेंगे, ठीक है, एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन। एक मैनेजमेंट को क्योंकि एक होलिस्टिक व्यू चाहिए कि आपका ओवरऑल एक टर्नओवर कितना है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग सिर्फ एडिशन का निकाला है, एक सेपरेशन का निकाला, मैनेजमेंट मांगेगा कि आप एक होलिस्टिक व्यू दो मुझे कि आपका आया कितना और गया कितना, उसका एक एवरेज निकाल के दो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड सेपरेशन है, ठीक है। तो फ्लक्स में हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ नंबर ऑफ एडिशंस प्लस नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि ये दोनों का परसेंटेज का हाफ मत ले लेना गलती से, ठीक है। बस छोटा सा टॉपिक था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, कुछ समझ नहीं आया, और एक बार पढ़ो समझ आएगा।
The management of XYZ Limited is worried about increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover during the last year. ठीक है, लेबर टर्नओवर क्योंकि बहुत सारा रीजन से हो सकता है, आपका एम्प्लॉय मोटिवेशन नहीं हो, या आप कम सैलरी देते हो उसको बेटर ऑफर मिल रहा है, ठीक है, या लैक ऑफ ग्रोथ, बहुत सारा रीज़न हो सकता है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं तो वो सब तो बाद में एनालाइज करूंगा क्योंकि लेबर टर्नओवर ज़्यादा क्यों है, बट मुझे फिलहाल चाहिए कि एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर हमें कितना लॉस हुआ वो निकाल के दो, ठीक है। तो वो हमें निकालना है, कैसे निकालना है, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है। पहला फिगर है कि लास्ट ईयर का सेल है 83 लैक्स और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वाज 20%। द टोटल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब वही आप प्रॉफिट परसेंटेज एक तरीका से बोल सकते, कंट्रीब्यूशन रेशियो जो होता है, ठीक है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर वाज, लास्ट ईयर में 4,45,000 आवर्स काम किया है, ठीक है। As a result of delays by the personnel department in filling the vacancies due to labor turnover, 1 lakh potential hours were lost. कितना आवर लॉस हुआ है, 1 लाख। तो 1 लाख का हम लोग अगर प्राइस निकाल दे तो वही मेरा लॉस है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। The actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive. The cost incurred consequent on labor turnover, ये तो एडिशनल कॉस्ट है, ये एडिशनल कॉस्ट है, ट्रेनिंग वगैरह लिविंग के लिए एडिशनल कॉस्ट क्या क्या वो तो ऐड कर देंगे, बट प्राइमरीली हमें क्या चाहिए कि ये 1 लाख आवर जो लॉस हुआ है मेरा एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, उसका कितना कॉस्ट बनता है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे चाहिए कि मेरा कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर आवर। अभी एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है 4,45,000 है ना, 4,45,000। लेकिन उसमें क्या बोला गया है कि कुछ आवर्स जो है ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स included 30,000 hours attributable to training the new recruits, ठीक है, out of which half of the hours were unproductive। मतलब ये जो 4,45,000 hours है उसमें 30,000 hours ऐसा है जिसमें मैंने सिर्फ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग ही दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग दिया वो अनप्रोडक्टिव आवर्स था, उसमें से आधा टाइम अनप्रोडक्टिव था। ट्रेनिंग में भी प्रोडक्शन हुआ है लेकिन उसका आधा मतलब आधा हुआ है जितना होना चाहिए था। सो अनप्रोडक्टिव आवर्स कितना है 30,000 का 50%, ठीक है। सो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितना है 60, कौन बोला एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितना है 4,30,000 आवर्स। ये क्यों निकाला, यानी क्लू, आपने टोटल 445,000 आवर्स का काम किया है, जिसमें से आउट ऑफ विच 30,000 आवर्स वेयर टुवर्ड्स ट्रेनिंग। तो आइडियली मुझे 30,000 माइनस करना चाहिए था, लेकिन 30,000 में मैंने 15,000 प्रोडक्शन भी किया है, प्रोडक्टिव आवर्स भी था, सिर्फ 15,000 ही अनप्रोडक्टिव था, तो वही माइनस करना है, अनप्रोडक्टिव भी माइनस करना है ना। तो क्वेश्चन इज क्यों निकाला, क्योंकि हमें पर आवर रेट चाहिए, पर आवर कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन चाहिए, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन कितना था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कंट्रीब्यूशन कितना था, टोटल सेल्स का सेल्स कितना था 83,300, ये आपका सेल्स था। इसमें हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, इस केस में प्रॉफिट नहीं, इस केस में क्या है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है 20%, ठीक है। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कुछ भी बोल लो, ठीक है।
16 लाख, ठीक है, इतना का मैंने प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है मेरा, ठीक है, कितना आवर्स है, सो कंट्रीब्यूशन लॉस लिख देता हूँ, सॉरी कंट्रीब्यूशन, अभी कंट्रीब्यूशन पर, ये टोटल में है ना, पर आवर निकालना है, ठीक है, पर आवर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये 16,60,660 जो है, इसको डिवाइड करेंगे 4 लाख 3.862, ठीक है। सो अभी हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा, क्या क्या चाहिए अभी, सो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, कितना कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है, आवर्स कितना है, 1 लाख आवर लॉस हुआ है ना, और रेट कितना है, कितना है, ठीक है, ये मेरा ड्यू टू आइडल टाइम या सॉरी ड्यू टू आवर्स लॉस्ट बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर मेरा इतना लॉस हुआ है, इसके अलावा भी कुछ कुछ कॉस्ट हुआ है वो मैं ऐड कर दूंगा सिंपली, ठीक है, क्या क्या है और एडिशनल, सेटलमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट कितना है 43,820, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26,740 और सिलेक्शन 12,750, 30,490 टोटल, ठीक है। पहले ये 1 लाख देखने से मेरा माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 1 लाख आवर्स में है, तो इसको मैं वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज कंट्रीब्यूशन, उसको मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितना था 445 माइनस 15, ठीक है, उससे रेट निकल के उसको मैंने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाकी एडिशनल कॉस्ट ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा, ओवर टाइम आप लोग को पता है क्या है, हम्म, जो आप लोग पढ़ाई में नहीं करते बिल्कुल, हम्म, ओवर टाइम क्या है, जो भी अलॉटेड आवर्स है उस ओवर एंड अबव अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए आइडियली वी शुड हैव द एम्प्लॉय शुड हैव पेड पेड एक्स्ट्रा, तो उसका अलग अलग मेथड्स है पेमेंट करने का ओवर टाइम। नाउ द थिंग इज हम लोग ओवर टाइम को ट्रीट कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आ सकता है कि ओवर टाइम को हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, वेदर टू चार्ज इट टू प्रोडक्ट कॉस्ट और टू चार्ज इट टू ओवरहेड्स और चार्ज इट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ पे उसको दिखाना है, ठीक है, ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइट कर लो बुक में, ठीक है। जनरल रूल क्या बोलता है कि ओवर टाइम अगर
एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर है, मतलब कस्टमर पुश कर रहा है कि मुझे ऑर्डर जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, अभी कल में दो, तो मैं क्या करूँगा, अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवाऊंगा फुलफिल करने के लिए. So if the overtime is resorted to the desire of the customer, then entire amount of overtime including overhead premium should be charged to the job directly. मतलब जो भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, उसमें डायरेक्टली आप चार्ज करो, डायरेक्ट कॉस्ट में चार्ज कर दो. ठीक है. इफ इट इज ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर, अगर जनरली किसी कस्टमर का ऐसा स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, बट जनरली आप एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं कर रहे हो, आप ओवर टाइम दिए जा रहे हो. ठीक है. If it is due to general pressure of work to increase the output, the premium as well as overtime wages may be charged to general overheads. ठीक है. इस केस में अगर रेगुलर नेचर का वर्क है, जहाँ पे मैं अपना कैपेसिटी इंक्रीज करवाना चाह रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना चाह रहा हूँ, तो उस केस में मैं कहाँ पे चार्ज करूँगा, जनरल ओवरहेड्स में. अगर फैक्ट्री हुआ तो फैक्ट्री, ऑफिस होता है ऑफिस, मतलब जो भी ओवरहेड कंसर्न ओवरहेड है उसमें चार्ज करूँगा. ठीक है. Now, if it is due to negligent or delay of the workers of a particular department, it may be charged to concerned department. जो भी डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर है, उसमें अगर कोई डिपार्टमेंट नेग्लिजेंस की वजह से ओवर टाइम देना पड़ रहा है, तब वो उसी कंसर्न डिपार्टमेंट में चार्ज होगा. ठीक है. If it is due to circumstances beyond control, it may be charged to costing profit and loss account. ठीक है. कुछ एबनॉर्मल आइटम है तो वो कहाँ पे चार्ज होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है. इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 मार्क्स का. आइडल टाइम क्या होता है, खाली टाइम जहाँ पे हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं, ऐसे बैठा बैठा काम नहीं करते हैं. तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ आइडल टाइम, या तो प्रोडक्टिव कॉजेस, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, वेटिंग फॉर वर्क, वेटिंग फॉर टूल्स, वेटिंग फॉर मटेरियल्स, या वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन. मैनेजर भी नहीं आया, वो इंस्ट्रक्शन देने का कोई है नहीं. ठीक है. मतलब फैक्ट्री में कुछ वैसा कुछ हो गया जहाँ पे जेन्युइनली वो काम आगे नहीं बढ़ सकता. ठीक है. आपका प्रोडक्शन हैम्पर हो गया. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस भी हो सकता है, प्लानिंग सही नहीं है, कहाँ पे किसको कहाँ पे डिप्लॉय करे, वो आदमी ऐसे बैठा हो, या मैन पावर जितना चाहिए उससे ज़्यादा लेके रख दिया. इनएडिक्वेट गाइडेंस देने वाला कोई है नहीं, लैक ऑफ सुपरविजन, अनयूजुअल टी ब्रेक, डिस्टेंस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क्स, इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड द अदर. ठीक है. और इकोनॉमिक कॉजेस क्या हो सकता है, पावर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, strike or lockouts, underutilization of production capacity, closure of seasonal industries, surplus of manpower. ठीक है. बंद हो गया, असम बंद दे दिया. Treatment of normal and abnormal idle time. Normal idle time is a routine and expected to be part of production process. जैसे वो फॉर एग्जांपल, हाँ पहला वाला केस मोस्टली इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. तो नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग कॉस्ट का ही पार्ट मानते हैं. जैसे हम नंबर ऑफ आवर्स ही रिड्यूस कर देते हैं, उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं उसको. नॉर्मल आइडल टाइम इज कंसिडर्ड इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल. चलो ये तो ठीक है. Employees needs breaks and machinery may require maintenance resulting in normal idle time. वे abnormal का क्या करते हैं हम लोग, on the other hand abnormal idle time is an unexpected non-routine occurrence treated separately and charged as a direct cost to the specific cause or job affected by the idle time. It is considered unusual non-routine stemming from unforeseen disruption in the product. मतलब इसको बेसिकली सेपरेट लाइन आइटम का हिसाब से शो किया जाता है. हाँ अनयूजुअल है तो abnormally होगा.
ठीक है. Abnormal idle time would usually be heavy amount, involves longer periods and would mostly be beyond the control of the management. ठीक है. जैसे इकोनॉमिक ब्लॉकेट वगैरह का स्ट्राइक हो गया, वो सब रीजंस हो सकता है. नाउ कॉस्ट ऑफ नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल आइडल टाइम. अगर नॉर्मल आइडल टाइम हो गया जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज करेंगे. ठीक है. कॉस्ट ऑफ नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम, जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो और नॉर्मल है, तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट में ही चार्ज करना पड़ेगा, है ना. जो कंट्रोल बियॉन्ड कंट्रोल है, लेकिन जिसको आप कंट्रोल करके कम कर सकते हो आप, लेकिन कम कर नहीं पा रहे हो, उसको हम लोग चार्ज कहाँ करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है. और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल, ऑब्वियसली एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल जो है उसको हम लोग चार्ज करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ये यहाँ पे शायद गलत लिख के रखा है, ये वाला, ये सेंटेंस गलत नहीं है. ट्रीटेड एज चार्ज टू एज अ स्पेसिफिक जॉब, बताने गलत लिख के रखा है. ओके, जैसे मैंने बात किया था स्टार्टिंग में कि क्या क्या मेथड्स होता है रेम्यूनरेशन का. जनरली दो मेथड होता है, एक टाइम रेट सिस्टम, एक पीस रेट सिस्टम. ठीक है. और बोनस सिस्टम तो ओवर एंड अबव द टाइम रेट सिस्टम या पीस रेट सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन में आप बोनस एक्स्ट्रा दे सकते हो. ठीक है. अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव है देन यू कैन पे देम एक्स्ट्रा. अभी हम लोग देखो अलग अलग ऑथर्स अलग अलग बुक्स में लिख के गए अपना अपना मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द बोनस प्लान. ठीक है. तो वैसे भी आप भी अपना लिख सकते हो. ये सब बेसिकली जो भी मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, दे हैव रिटन आउट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस. दैट वो लोग जो राइटर्स थे, वो लोग हो सकता है बड़ा बड़ा कंपनीज में मैनेजर्स थे, तो आउट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस दे हैव रिटन सम फॉर्मूलाज. तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको बोल दिया जाए कि हेल्जी का प्लान लिखो या रोहन का प्लान लिखो या डेरिक का प्लान लिखो. ऐसा करके हो सकता है नहीं भी बोले, वहाँ पे स्पेसिफाई कर दे कि आप बोनस को 50% पे करो या 33%. वैसे परसेंटेज स्पेसिफाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द राइटर्स नेम. हाँ, हो सकता है क्वेश्चन में हल्सी रोहन ना मेंशन करे, आपको परसेंटेज मेंशन कर दिया है. समझना है वैसा कैसा कैलकुलेशन में फोकस करना है, ना कि राइटर में ऑब्वियसली आ भी सकता है, ऐसा नहीं आ सकता, बट हमें तरीका भी समझना है. ठीक है ना. हेल्जी और हेल्जी वेयर का पढ़ते हैं. हेल्जी वेयर. ठीक है. ये कौन थे? ये कोई होंगे अपना कुछ राइटर वगैरह होंगे, वो लोग अपना कुछ मेथड्स लिखा है. ठीक है. आउट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस. और हम लोग जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो टाइम रेट सिस्टम पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो टाइम रेट में आइडियली मतलब जनरली क्या पे होना चाहिए? जो भी आपने काम किया, जितना आवर्स काम किया है, मल्टीप्लाइड बाय द आवरली रेट, है ना. जो भी आपका टाइम वर्क और टाइम रेट जो है वो जनरली मिलना चाहिए, है ना. लेकिन किसी ने अगर अच्छा काम किया है उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा देना चाहेंगे, कोई अगर एफिशिएंट है तो. ठीक है. तो इसमें आप एफिशिएंसी कैसे काउंट करोगे? कुछ एक बार स्टैंडर्ड सेट करके. ठीक है. एक स्टैंडर्ड सेट करके हम लोग एफिशिएंसी काउंट कर सकते हैं. तो मान लो कोई प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम कोई प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने का है
से 20 आवर्स, ठीक है, 20 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम है। और उसका मान लेता हूँ आवरली रेट है ₹100 पर आवर, ठीक है, 100 पर आवर आवरली रेट है। नाउ देर आर 5 एम्प्लॉइज A, B, C, D एंड E। किसी ने वो काम 10 घंटा में कर दिया, A ने 10 घंटा में कर दिया, B ने किया है 12 घंटा में, ठीक है, C ने किया 14 आवर्स में, D ने किया 18 आवर्स में, E ने किया है 20 आवर्स में। और मान लो तो और एक जन है, तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको मान लेते हैं 14 में किया है, ये 16 में किया है, 18 में, 20 में किया है, ये 22 में किया है, ठीक है। हो सकता है ना किसी ने ज़्यादा टाइम भी, कोई ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। नाउ हेल्जी का प्लान क्या बोलता है? हेल्जी आपने आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो, और आपने कितना टाइम एक्चुअल में काम किया, दीज आर ऑल एक्चुअल टाइम वर्क, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम तो उसको पे करना ही है, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट, इतना तो मुझे उसको पे करना ही है कि जितना उसने टाइम काम किया है और जितना उसका रेट है, प्लस उसको हम क्या करेंगे, बोनस पे करेंगे, ठीक है। कितना बोनस पे करेंगे? हाँ, बोनस कैसे होगा? टाइम सेव्ड इनटू रेट, ठीक है, एक्चुअल रेट। सारा को रेट बोल के लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल टाइम वर्कड इनटू रेट, ठीक है। और बोनस में हम लोग जितना उसने टाइम सेव किया मल्टीप्लाइड बाय रेट, उसका कितना परसेंट देंगे? 50%। हेल्जी बोलता है जितना भी उसने टाइम सेव किया उसका 50% उसको पे करो, ठीक है। अभी जो हम लोग का एग्जांपल है वो कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। कितना आएगा वैल्यू? कितना घंटा काम किया वो? 10 आवर्स। रेट कितना है? 100। ये तो सारा का केस में लिख देते हैं एक बार। ये 14 आवर्स काम किया, ये 16 आवर्स काम किया, ये 20 आवर्स काम किया, और ई काम किया है 22 आवर्स। इतना तो सबको मिला ही है, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे हम लोग बोनस। टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं? टाइम सेव्ड है टाइम अलाउड, जो भी टाइम अलाउड था, माइनस एक्चुअल टाइम, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कंसर्न रेट है, कितना है रेट? 100, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली लिख देते वैल्यू, इजी होगा। टाइम अलाउड कितना था? 20। टाइम अलाउड कितना था? 20। कितना टाइम लिया इसने? 10 आवर्स लिया। रेट कितना है? 100। और परसेंटेज सिर्फ 50% देंगे, फुल अमाउंट नहीं देंगे, ठीक है। इस केस में टाइम अलाउड कितना था? 20 और टाइम टेकन इज 14। रेट है 100 मल्टीप्लाइड बाय 50। नेक्स्ट 20 टाइम अलाउड और 16 इसने टाइम लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 50%। डी का केस में क्या बोनस मिलेगा? बोनस इसको नहीं मिलेगा, तो इसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना आ रहा है?
कितना 2000? क्या इंसाफ हुआ है? क्यों? कहाँ ज़्यादा मिल रहा है? इंसाफ हुआ है? हम्म? तो गलत हुआ है ना उन लोगों के साथ, जो एफिशिएंटली काम किया उसको कम पैसा मिल रहा है। हम्म? नहीं लेकिन देखो ये तो एक तरीका है सोचने का। इसका पास जो आवर्स बचा है, कितना आवर बचा है? 10 घंटा एडिशनल बचा है, वो 10 घंटा में तो और भी प्रोड्यूस करेगा। आइडल टाइम नहीं है ना, उसको दूसरा जॉब अलॉट करेगा ना, और दूसरा काम में काम करके अर्निंग होगा उसका। आवरली रेट दे रहा है उसको, तो 20 आवर्स का अल्टीमेटली काम तो करना पड़ेगा। 20 आवर्स में रिमेनिंग जो आवर्स है वो दूसरा काम में इन्वेस्ट करेगा, उसमें से अर्न करेगा वो। ठीक है? नहीं, ये जो कैलकुलेट किया एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कैलकुलेट किया। जॉब 1 कंप्लीट हो गया, वो दूसरा काम में जाएगा, जॉब 2 में जाएगा। बस अगर हाँ वो यूटिलाइज करके दूसरा काम करेगा ना। ठीक है? एक टीम ने 50 ओवर्स में बनाया 250 रन। ठीक है? और एक टीम ने बनाया है 150। ठीक है? लेकिन वो बनाया है 20 ओवर्स में। हाँ ठीक है, उसका बस 30 ओवर बाकी है कि नहीं, और वो 30 ओवर तो बैटिंग करेगा ना। ये ऑल आउट नहीं है, अभी ऑल आउट नहीं हुआ है। कैसे कंप्लीट? ये टीम ए है, ये टीम बी है मान लो। वो बाकी 30 ओवर बैटिंग करके तो कितना स्कोर करेगा? नहीं वो विकेट नहीं, विकेट का मैं लिख देता हूँ, चलो विकेट भी लिख देता हूँ। विकेट 1 विकेट या विकेट गया ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्यों? क्यों? बैटिंग कर रहा है, मैं ये नहीं बोला बैटिंग खत्म हो गया, मैं बोल रहा कर रहा है वो। 20 ओवर में 150 हो गया। अरे तब जीत पाएगा कि नहीं? या फिर अच्छा, तो हो सकता है ये वो एक का केस में वही हो सकता है, 10 घंटा काम करके वो सो जाए उसको फिर 1500 ही मिलेगा। एग्जैक्टली exactly. तो इधर ही कैन चूज टू स्टे आइडल फॉर द रेस्ट ऑफ द आवर्स, और ही कैन। वही है, देखो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, अगर कुछ काम आप अगर एफिशिएंटली करके आप टाइम सेव कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? आप सपोज 2 घंटा का टॉपिक आपने आधा घंटा में कवर कर लिया, तो बाकी 1.5 घंटा क्या सोए, मतलब सोते रहोगे? 1.5 घंटा में दूसरा पढ़ाई करोगे? हाँ, तो दो ऑप्शन है ना, इधर यू कैन स्लीप और यू कैन बैठ भी सकता है। लेकिन मैनेजमेंट बैठने देगा तब? क्यों? ये छोड़ो, तो क्रिकेट का बात छोड़ो फिर। क्या? हाँ विकेट चला गया तो खत्म हो गया, तो ये काम करते करते बेचारा मर गया तो क्या होगा? नहीं, क्रिकेट का अगेंस्ट में नहीं सुनेगा। अच्छा, चलो। तो हेल्सी और हेल्सी वेयर का क्या है? हेल्सी वेयर सेम है। हाँ सी वेयर जो परसेंटेज है ना, इंस्टेड ऑफ 50 वो क्या बन जाएगा? 33.33, 1/3। वो थोड़ा कम देना चाहता है, क्योंकि वो इसमें साथ में एक वियर्ड आदमी आ गया।
वो बोला कि नहीं 50% नहीं दूंगा, 33.33। हाँ, अभी एग्जाम में तुमको ऐसा दे देगा कि 33 नहीं, वो कुछ ऑड फिगर मेंशन कर दिया। क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे ऐसे फ्रेम कैसे करेगा कि आपको आवरली रेट देना है, ठीक है, जितना भी आवरली रेट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टाइम वर्क, जो कि ये वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। द एम्प्लॉइज विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड, वैसा सेंटेंस फर्स्ट वाला पार्ट के लिए, प्लस दे विल बी पेड बोनस फॉर द टाइम सेव्ड एट द रेट 25%। तब आपको समझना पड़ेगा ये वाला चीज के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम सेव्ड मतलब टाइम सेव्ड का साथ साथ एक परसेंटेज दे दिया है। टाइम सेव्ड मतलब कितना आवर्स स्टैंडर्ड था और कितना एक्चुअल उसने लिया है। वो क्या है, हेल्सी प्रीमियम क्या है? हाँ तो वही है, मतलब देखो, या जनरली एग्जाम में ऐसा देता नहीं है और ऑथर का नाम लेके देता नहीं है, मुझे इतना पता है, बट अभी चेंज हो गया तो पता नहीं, देना नहीं चाहिए मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो मतलब एक तरीके से याद करना हुआ ना, रटा मारना हुआ, किसी ने क्या लिखा था अपना सोच से। उससे बेटर है क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करो ताकि समझ आए, लॉजिकल क्वेश्चन हो। हाँ, कि टाइम सेव्ड का ऊपर आप 50% पे करो या 40% पे करो या 30% पे करो, फिर भी अगर मे बी ऑथर का नाम दे भी सकता है, तो वैसे याद रख लो कि हेल्सी का केस में हम लोग 50%, हेल्सी वेयर का 33 1/3, और हेल्सी प्रीमियम का कितना बोला, 50%। हाँ, हेल्सी प्रीमियम का 50% और हेल्सी वेयर का 30, दो ही तो है, दो ही तो है, क्या कंफ्यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है रो 1। रो 1 का भी वही है, टाइम एक्चुअल टाइम वर्क, पहला वाला पार्ट तो सेम ही है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट, ये वाला पार्ट सेम है, इसमें हम लोग सिर्फ बोनस वाला पार्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें टाइम सेव्ड का थोड़ा सा जो टाइम सेव तो वही होगा, टाइम सेव्ड इनटू रेट, तीनों में सेम था। हाँ, ये देखो तीनों जगह में सेम है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक तीनों फॉर्मूला में सेम था, हेल्जी में भी सेम था, हेल्जी वेयर में भी है, रोवेन में भी यहाँ तक सेम है, ठीक है। चेंजेस कहाँ आता है, हेल्जी में बोलता है कि 50% अप्लाई करो, हेल्जी वेयर में बोलता है 33% अप्लाई करो, रोवेन क्या बोलता है कि आप ऐसे रैंडम परसेंटेज अप्लाई मत करो, आप रेशियो अप्लाई करो। कि क्या रेशियो होगा कि आपने कितना टाइम सेव किया है, कितना टाइम सेव किया है और आपको कितना टाइम अलाउड था, उसका रेशियो से आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 20, ठीक है, इसी को हम लोग ए बी सी सारा का केस में निकालते हैं, ठीक है। इसका टाइम वर्क कितना था 10, देन 10 14 16 20 और 22, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके रेट 100, ठीक है। टाइम सेव्ड कितना है पहला केस में 10 इंटू 100, सेकेंड वाला केस में 6 इंटू 100, 4 इंटू 100, क्या हाँ तभी मुझे लग रहा था। नहीं,
टाइम सेव दो दो बार लिख दिया हम लोग, दो दो बार नहीं लिखना है। टाइम टेकन होगा ये, टाइम टेकन एक्चुअल टाइम वर्क, ठीक है। उसको आगे, वो वाला आगे लेके आ जाओ, वो वाला पीछे लेके चला जाओ। हाँ, तब होगा कि नहीं। तो टाइम, ओहो, बुक में क्या लिखा हुआ था फॉर्मूला? रुको, टाइम इंटू रेट प्लस टाइम सेव्ड टाइम अलाउड इंटू टी इंटू आर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना? ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसा तरीका से लिखूं, कुछ गलत है? ऐसा करके लिखो, कुछ गलत है? तो वही तो लिखा मैंने। हाँ? ये लॉजिकल है ना, एक ही फॉर्मूला याद रखने से सारा कुछ समझ, मतलब ये वाला क्यों अप्लाई करो वो समझ आ जाता है, रेशियो। ठीक है, इसमें तो नील आएगा ये दोनों केस में। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन क्या है इस केस में? 10 और टाइम अलाउड इज 20। तो जैसे हम लोग देखो 50% लास्ट केस में अप्लाई किया था, या 33%, यहाँ पे भी एक तरीका से 50% ही आ रहा है, ठीक है। इस केस में 14, इस केस में 16 डिवाइडेड बाय 20, ये दोनों केस में नहीं आएगा। नाउ टेल मी which one is more logical, healthy wear or rowan? रोवन, क्यों? क्योंकि हेल्थी वेयर में जो 10 घंटा में भी काम कर रहा था उसको भी सेम मिल रहा था, मतलब रेशियो परसेंटेज का बोल रहा हूँ, उसको भी 50% मिल रहा था, इसको भी 50% मिल रहा था, तो परसेंटेज में कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था नहीं। इसमें था नो डाउट, ये वाला तो इसमें था, लेकिन परसेंटेज में कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था। सबको स्टैंडर्ड आप 50% दे रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना भी आवर सेव कर रहा हो। मतलब एक आप बोल सकते हो कि जो 50% एफिशिएंसी से काम कर रहे हो उसको भी आप 50% दे रहे हो, और जो से फॉर, हाँ, तो उसको कैटर करने के लिए हेल्थी रोवन, रोहन बोला कि आप टाइम सेव्ड और टाइम टेकन और टाइम अलाउड का रेशियो अप्लाई करो, ठीक है। तो ये सारा आपका जो भी है वैल्यूज आ जाएगा। इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा एग्जाम में? ऐसा टाइप का बोला जाएगा कि द एम्प्लॉइज विल बी पेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल आवर्स वर्कड, प्लस ओवर एंड अबव दैट दे विल बी पेड bonus, which is at bonus at the ratio of time taken by time allowed, ठीक है। जितना भी टाइम सेव किया है उस वो दिया जाएगा, बट एट द रेशियो ऑफ टाइम सेव्ड, सॉरी टाइम, टोटल टाइम अलाउड एंड टोटल टाइम टेकन, ठीक है। नहीं नहीं, रोहन क्या मतलब वो है क्या? हाँ, रोहन क्या कोई साइंटिस्ट है क्या? अभी मैं भी कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पे, 50% अप्लाई नहीं करो, 40% अप्लाई करो, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली नाम क्वेश्चन में मेंशन कर दिया देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर्मूला माने फॉर्मूला लॉजिक, फॉर्मूला माने फॉर्मूला तो क्वेश्चन दिया আছে, তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়া থাকিব, তুমি হেতু ফর্মুলাৰ ফ্রেম কৰিব লাগিব। क्वेश्चन এনেকে দিয়া থাকিব that you pay bonus based on the time saved by the concerned employee, but at the ratio of time taken to time allowed। ऐसा टाइप का लैंग्वेज, मतलब एग्जैक्ट वैसा नहीं, बट ऐसा टाइप का कुछ रिलेटेबल लैंग्वेज होगा, ठीक है। और कुछ है? ये बात का नहीं आता,
तो दुनिया भर का वो देख के रखा हुआ है। बात का रट्टा मार लेना, बात का रट्टा मार लेना फॉर्मूला। क्वेश्चन में निकाल के देखता हूँ कैसा टाइप का लैंग्वेज फ्रेम करता है, तब समझ आएगा। टेलर ये देखो अभी प्रॉफिट फॉरगॉन वाला एक क्वेश्चन किया था ना हमने, ये क्वेश्चन पढ़ो तो सेम वही है, एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट। सिर्फ अमाउंट, ये वाला अमाउंट चेंज हो गया है, अदरवाइज तो एवरीथिंग इज सेम। ये लास्ट टर्म का होगा। हाँ, ये तो मैक्सिमम मिनिमम तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। नहीं है, दूसरा ही आपको देखता हूँ। कुछ भी नहीं आ रहा है क्या है? इसमें तो आया नहीं। हम्म, आ ही नहीं रहा है लास्ट टू टर्म से, तो इस साल इस टर्म में तो आना चाहिए। नहीं आया तो क्या करें। किसको, किसको? ये ये नहीं, ये कब का है? 24 दिसंबर 24। क्यों? आर का क्या फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल का? तो मैक्सिमम यूजेज कितना है? हम्म, नहीं है। और एक फॉर्मूला था ना मिनिमम लेवल का, एक मिनिमम लेवल वाला फॉर्मूला यूज करके और निकल जाएगा। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस मिनिमम लेवल वाला फॉर्मूला क्या है?
रीऑर्डर लेवल माइनस, हाँ रीऑर्डर लेवल कितना है, और सॉरी मिनिमम लेवल कितना है, 2000, 2000 इक्वल्स टू मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल इक्वल्स टू क्या था, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल पीरियड, ये फॉर्मूला था। तो मिनिमम लेवल कितना है, 2000 है, तो रीऑर्डर लेवल निकालना है, माइनस होगा सॉरी, नॉर्मल यूसेज कितना है, सिक्स है ना, ये तो पीरियड है, हाँ हाँ 3 होगा, नहीं होगा ये, ठीक है। नहीं आ रहा है तो इस बार तो लास्ट 3 टर्म से नहीं आया बताओ, एक दो मार्क का तो वो आता होगा, हाँ एक दो मार्क शॉर्ट क्वेश्चन में आता होगा, 2 मार्क्स में होगा, करेक्ट 2 मार्क्स में होगा फिर, 2 मार्क्स में भी नहीं है, चलो ठीक है देख लेना कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा तो नहीं आएगा ही नहीं। 1 मार्क में देख लेता हूँ, ये छोड़ो, इसे टाइम वेस्ट करके फायदा क्या, तो कहाँ गया, अच्छा और भी है डिफरेंशियल पीस रेट, अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, आवरली रेट टाइम रेट का हिसाब से कर रहे थे ना, और एक है ये पीस रेट जिसमें हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ वही राइटर्स है, टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट, मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट, गैंस डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है। तो टेलर क्या बोलता है कि अगर कोई एफिशिएंटली काम किया है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो भी उसका पीस रेट है उसका 120% पे करेंगे, ठीक है। मान लो 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, उसका नॉर्मल रेट है 20 पर यूनिट, ठीक है, और वो वर्कर एफिशिएंट है तो उसको हम लोग 120% पे करेंगे, ठीक है। और जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसको 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस मेथड का प्रॉब्लम क्या है कि कोई अगर मतलब थोड़ा तो स्लो कोई भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं एक क्राइटेरिया नहीं लगाया है कि अगर कोई मतलब एट पार है, मान लो इधर यू हैव टू बी एफिशिएंट और यू हैव टू बी इनएफिशिएंट, दो कैटेगरी रखा है, 3 कैटेगरी नहीं, एट पार वाला कैटेगरी नहीं रखा है। जैसे मान लो कोई 80% प्रोडक्टिव हो सकता है, और एक कैटेगरी हो सकता है 80 टू 100%, और एक कैटेगरी हो सकता है 100% प्लस,
ये वाला तो ऑब्वियसली एफिशिएंट कैटेगरी में आता है। ये वाला आप बोल नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली इनएफिशिएंट है, मतलब वो एट पार चल रहा है, या फिर इसको 90 कर देता हूँ। 90 to 100% इज जनरली कंसिडर्ड एट पार। तो इसको पिनलाइज करना, इसको आप 80% से पे करोगे, कम रेट से पे करोगे, वो थोड़ा सा हार्श है। तो एक क्रिटिसिज्म है मेरे टेलर का प्लान का, ठीक है। तो उसको कैटर करने के लिए प्रैक्टिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट इसको कैटर करने के लिए मेरिक्स का थोड़ा सा अलग सा प्लान है। वो क्या बोलता है कि कोई अगर इसका पेनलाइज वाला सिस्टम नहीं है मेरिक्स का, इसमें देखो इधर यू पे नॉर्मल पीस रेट और यू पे हायर द नॉर्मल पीस रेट। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल पीस रेट का ही कम पे करो, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग 100% तो पे करेंगे ही करेंगे, उसको ऊपर पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि 83% तक नॉर्मल पीस रेट पे होगा, ठीक है। 83 to 100% अगर आपका प्रोडक्शन है तो 110% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट रिड्यूस होगा। और अगर वो 100% एंड अबव प्रोडक्शन है देन यू विल बी पेड 120% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट, ठीक है। अगेन ये सब क्वेश्चन में भी डायरेक्टली ऑथर का नाम बोल के दे सकता है, दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आपका स्पेसिफिक परसेंटेज ऐसा ऐसा टाइप का परसेंटेज बता देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट, उसमें जो भी परसेंटेज है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो टेलर क्या बोलता है कि इफ यू आर एफिशिएंट then I will pay you 120%, and if you are inefficient then I will pay you 80%. But Merrick says that if you are producing up to 83% then I will pay you normal piece rate. If your productivity is 83 to 100 then I will pay you 110, and if it is above 100% then 120% of that. तो ये भी बोल दिए, थोड़ा ज़्यादा ही मतलब अच्छा है मेरिक वाला। तो एक मतलब गैंट वाला क्या बोला है, इन दिस मेथड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, बोनस एंड पीस रेट प्लान। अच्छा, ओ ये बोला है कि प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड है, ठीक है, बिलो 100% है, तो टाइम रेट आपको मिलेगा, जो हम लोग टाइम रेट ऑलरेडी आवरली रेट करके आए हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड है देन आपको गारंटीड टाइम रेट, जैसे हम लोग का एग्जांपल था ना, एक का था कि 20 प्रोड्यूस कर रहा था, एक का 22 प्रोड्यूस कर रहा था, जबकि मेरा स्टैंडर्ड कितना था, 20 था, ठीक है। अगर कोई 20 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, टाइम रेट प्लस 20% बोनस मिलेगा। और अगर कोई 22 प्रोड्यूस कर बिलो स्टैंडर्ड, मतलब 22 आवर्स ले रहा है, आई मीन 22 आवर्स ले रहा है, तो उसको गारंटीड टाइम रेट मिलेगा, मतलब 20 आवर्स का ही मिलेगा उसको, ठीक है। आवर्स, ये आवर्स का बोल रहा हूँ ना, आवर्स अगर आपको 20 आवर्स में प्रोड्यूस करना, 22 आवर्स में कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुआ ना, बिलो स्टैंडर्ड हुआ ना, तो उसको 20 आवर का ही मिलेगा, ठीक। गारंटीड टाइम रेट जो भी है 20 आवर उसका ही मिलेगा, 22 का नहीं मिलेगा ना। प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड होने से आपको हाई पीस रेट फॉर द एंटायर आउटपुट, इसके लिए पीस रेट अलग से डिफाइन किया जाएगा, उसमें पीस रेट से दिया जाएगा, ना कि टाइम रेट, ठीक है। इफ यू आर, सो गैन प्लान सेज दैट अगर आपका बिलो स्टैंडर्ड है तो गारंटीड टाइम रेट मिलेगा, ठीक है। और एट स्टैंडर्ड है तो टाइम रेट जो है उसके अलावा आपको बोनस 20% दिया जाएगा, ठीक है। और अबव स्टैंडर्ड होने से पीस रेट, ठीक है। याद रहेगा तीनों मेथड। टेलर में 80 या 120, और मेरिक में 83 टू बिलो 83, 83 टू 100, और परसेंटेज क्या है, यस 100, 110, 120। और गैंड वाला थोड़ा सा अलग है, वो बोलता है अगर बिलो स्टैंडर्ड है
तो आपको गारंटीड टाइम रेट मिलेगा। अगर एट स्टैंडर्ड है तो 20% बोनस मिलेगा, अगर अबव स्टैंडर्ड है तो पीस रेट। ठीक है, ओके देन ये पे क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।